तो अपने ना केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपन देखेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम है ना। तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम के पास क्वेश्चंस रह रहे हैं, बाकी अपने सब कंप्लीट कर लिया था। अब अपना बारी है आयोनिक इक्विलिब्रियम की। तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन ने भौतिक और रासायनिक दोनों देखे। रासायनिक में केमिकल रिएक्शंस के लिए साम्य देखा, और भौतिक में अपन ने भौतिक अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव, है ना, ग्रेफाइट, कार्बन, ऐसी अवस्थाओं के लिए अपन ने साम्य देख चुके थे। अब अपन को क्या है, इसमें देखो आयन सम्मिलित होंगे, है ना। तो इसमें साम्य कहाँ होगा, इसमें साम्य जो कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ उसके आयनित भाग, आयनित व अनायनित भाग के मध्य साम्य कहाँ होगा। आयनित भाग और अनायनित भाग है ना, उसके मध्य साम्य स्थापित होता है। जैसे कि जैसे CH3COOH है, ये क्या है, एक पदार्थ। अब इसका आयनित भाग क्या होता है, इसका देखो आयनित भाग है एक CH3COO नेगेटिव आयन और एक H+ पॉजिटिव आयन्स। तो इनके मध्य जो साम्य है वो उसका, और जैसे जो अब ये इनके मध्य क्या हो गया, साम्य स्थापित हो गया। तो देखो पदार्थ आयन्स के हिसाब से वैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो पदार्थ की जो पदार्थ है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो होते हैं वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, है ना। एक होता है वैद्युत अपघट्य। देखो इनको तो अपन सीधी सी समझते हैं, वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जो पानी में टूटे नहीं, पानी में टूटे नहीं, ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य। जैसे पानी में क्या नहीं, शर्करा है, जो अपन चीनी गिरते हैं पानी में, वो टूटती है, नहीं टूटती, वो धीरे धीरे घोलने पर मिलाती है। तो ऐसे ये पानी में टूटते नहीं है, मतलब आयनित नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, आयनित नहीं होते हैं। तो ये जब आयनित नहीं होते हैं तो विद्युत का चालन भी नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं ये, है ना। अब एग्जाम्पल कैसे होते हैं, जितने भी, जैसे शुगर होती है ना, शुगर कैसी भी शुगर हो, सब जैसे ग्लूकोज, है ना, सुक्रोज, है ना, फ्रक्टोज, ये सब सारी शुगर्स, है ना। और क्या होता है इसका एग्जाम्पल, एक होता है इसका एग्जाम्पल यूरिया भी पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। मतलब घुल तो जाता है पर टूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है। मतलब यूरिया के कंपाउंड है, वो आपस में टूट कर अमोनिया नहीं बना देते हैं, है ना, और CO2 गैस नहीं छोड़ते हैं, है ना। ग्लूकोज नहीं टूटती है, जैसे ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दे, ऐसा नहीं होता है पानी में घुलकर। एक और एग्जांपल है इसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, पर मैंने ये 4 ही एग्जाम्पल क्यों लिए हैं, यूरिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल और शुगर। ये एग्जाम्पल क्यों लिए हैं, क्योंकि ये NCERT में है। अपन को वही एग्जाम्पल याद रखने हैं जो NCERT में है, ठीक है। तो देखो ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया इसका विद्युत अपघट्य का। पहली बात, जब ये टूटता ही नहीं है तो इसका अल्फा क्या होगा, 0। अल्फा टूटेगा ही नहीं। इसके वियोजन की अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा जब वियोजित हो ही नहीं रहा तो अल्फा तो 0 है, ठीक है, वियोजन हो ही नहीं रहा, है ना। अब देखो ये क्या है, विद्युत अपघट्य जो टूटते हैं, क्या है, जो ये क्या है, जल में। अब जल हो चाहे कोई भी विलायक हो, में अपन ज़्यादातर जल ही लेते हैं, लेकिन और भी विलायक होते हैं, है ना। तो जल में क्या होता है, ये जल में आयनित होते हैं, ये क्या होते हैं, जल में आयनित होते हैं, है ना। ये जल में आयनित होते हैं, मतलब इनका जो अल्फा है वो 0 तो नहीं होता,
ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जब आयनित होते हैं, अल्फा होता है इनका मतलब आयंस होते हैं, तो क्या करते हैं ये विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं ये, है ना। अब देखो विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। देखो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जिनका अल्फा है ना वो 100% हो, अल्फा 100% हो, मतलब अल्फा 100% हो, इसका मतलब पूर्णतः वियोजित होते हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू है वो 1 आए, क्या आए 1। जैसे कोई एक मोल पदार्थ दिया अपन ने और वो एक मोल का मोल टूट गया तो अल्फा की वैल्यू कितना आएगी 1 -1 बराबर 0। तो पूर्णतः टूटेगा तो बचेगा क्या, प्रोडक्ट 0 और अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब प्रबल अम्ल क्या होता है, देखो अब ऐसे कौन कौन से इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके तीन एग्जाम्पल हैं। प्रबल, तो प्रबल अम्ल है ना, तो प्रबल विद्युत अपघट्य में पहले होते हैं प्रबल अम्ल, है ना, दूसरे होते हैं प्रबल क्षार, तीसरे होते हैं लवण। ये होते हैं तीन चीज प्रबल। अब देखो कैसे छांटे कि प्रबल अम्ल कौन सा है, तो जितने भी इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड है ना, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड, एक एसिड को छोड़ दो बस, देखो HCl, H2SO4, जितने भी इनऑर्गेनिक है, HNO3, है ना, और है ना जैसे HBr, है ना, HClO4, है ना, H3PO4, है ना, ये सारे की ये सारे सारे क्या हैं प्रबल अम्ल। अब देखो किसको छोड़ना है, H3BO3 को, ये H3PO3 ये बोरिक एसिड है ना, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, इसको छोड़ देना है क्योंकि ये एक अम्ल है ही नहीं। ये बोरिक एसिड है ना, इसकी फॉर्मूला होती है BOH का होल थ्राइस। ये ऐसा होता है, ये खुद क्षार है, लेकिन ये जल से H प्लस, जल जल होता है ना H2 को, जल क्या होता है H प्लस और OH माइनस ये होता है। तो ये क्या करता है कि ये बना लेता है क्या, BOH का होल 4 बनाता है और H प्लस यहाँ से रिलीज करता है। मतलब ये खुद तो H प्लस नहीं देता, लेकिन ये जल से H प्लस दिलवा देता है। तो ये खुद एक प्रबल एसिड नहीं है, मतलब ये एसिड की तरह व्यवहार, अलग तरीके से इसका व्यवहार होता है। ये OH को अपने से जोड़ लेता है और ये H प्लस इससे निकलता है, इससे H प्लस नहीं निकलता है, इससे जल से H प्लस निकलता है। तो ये एक प्रबल एसिड नहीं है, तो इसको याद रखना H3BO3 को, है ना। प्रबल क्षार, देखो प्रबल क्षार कौन से होते हैं, जितने भी क्षार धातु है ना, क्षार धातु, जैसे Na, इसका OH, इसका, है ना, इसके क्षार, है ना, देखो NaOH से लेके CSOH तक सभी आ जाएंगे इसमें। कौन कौन सा हो जाएगा, लिथियम, LiOH, NaOH, KOH, है ना, ये सभी हो जाएंगे। और एक BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेटा मांगे कार स्कूटर, MG कार स्कूटर, है ना, ये सब है ना, ये इनको प्रबल नहीं माना जाता है, मान सकते हैं, लेकिन अगर मतलब केस ही ऐसा हो, जैसे केस ही ऐसा दे दिया कि मान लो कि 4 एग्जाम्पल दिए प्रबल के लिए, है ना, उन्होंने पूछा निम्न में से प्रबल कौन कौन सा है, एक दे दिया कि प्रबल प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन सा है, क्वेश्चन पूछा, है ना, एक दे दिया HCl, एक दे दिया NaOH और एक दे दिया MgOH का होल ट्वाइस, है ना, और लास्ट ऑप्शन दे दिया उपरोक्त उपरोक्त सभी। तो इस केस में अपन को MgOH का होल ट्वाइस को प्रबल मानना है, इस केस में प्रबल मानना है, क्योंकि ये प्रबल है, ये प्रबल है, और ऑप्शन से ही उपरोक्त सभी है, तो ये भी प्रबल माना जाएगा। लेकिन ऑप्शन ऐसा हो कि MgOH का होल ट्वाइस, है ना, BaOH का होल ट्वाइस, और एक हो H3BO3 और एक हो
एक हो बेटा मांगे कार, CROH का ऑल्टो आई। तो इसमें सिर्फ प्रबल अम्ल ये है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अपन सिर्फ मान सकते हैं, मतलब प्रबल की कैटेगरी में है नहीं, लेकिन इसे ले सकते हैं कभी कभार, है ना, ले सकते हैं। तो असली में प्रबल ये है और ये है बस। और लवण, लवण तो जितने लवण हो, जितने लवण होते हैं सभी क्या हैं, प्रबल हैं। जैसे NaCl, लवण क्या होता है? लवण बनता है अम्ल प्लस क्षार की रिएक्शन से बनता है। जैसे अम्ल क्या है? HCl का Cl और NaOH का Na। तो ये दोनों क्षार और अम्ल की अभिक्रिया से बना है। तो क्षार और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण। तो क्षार और अम्ल कैसा भी हो, अम्ल चाहे दुर्बल हो, चाहे दुर्बल हो, दोनों का दुर्बल दुर्बल है, तो इनका लवण प्रबल ही बनेगा। तो लवण तो सारे प्रबल होते हैं। तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट के कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, है ना। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, है ना। जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है ना, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, जो ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं ना, इनका अल्फा होता है ना, वो लेस देन 1 होता है। मतलब वो 100% वियोजित नहीं होता। कितना होता है? 0.01 से 0.05 तक, इतना ही होता है बस। कितना? 0.01 से 0.05%, 1/5 तक ही अल्पा वियोजित होता है। तो दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं? जितने भी, अब देखो दुर्बल में कौन कौन से होएगा? अम्ल होगा एक तो दुर्बल, एक क्षार होगा, ठीक है। तो क्षार में तो देखो Na से लेके CS और एक BaOH का ऑल्टोइड, इनको छोड़कर जितने भी क्षार हैं सभी क्या हैं? दुर्बल है, ठीक है। सभी क्या हैं? दुर्बल। अम्ल जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं उनको छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक जैसे CH3COOH, है ना, CH3CH2COOH, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे क्या हैं? दुर्बल। क्या हैं? सारे क्या हैं? दुर्बल। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है ना, वो सारे क्या हैं? दुर्बल, ठीक है। तो ये अपना अपने समझ आ चुका है कि प्रबल क्या है, दुर्बल क्या है ना। देखो, देखो जैसे H2S ये क्या है? दुर्बल है। H3PO4 क्या है? दुर्बल है। ये देखो मैंने यहाँ प्रबल में लिख दिया, लेकिन ये गलत है ना। जैसे ये सब दुर्बल है ना। C6H5COOH ये दुर्बल है। देखो दुर्बल क्षार में कौन कौन सा होगा? NH4OH, मेन एग्जाम्पल, AlOH का होल थ्राइस, ये सब दुर्बल है ना। FeOH का होल थ्राइस, देखो Fe किस किस में होता है? Fe+2 भी होता है ना। Fe और Fe क्या होता है? +3 भी होता है। तो एक बनेगा FeOH का होल ट्वाइस, एक बनेगा FeOH का होल थ्राइस। सभी क्या है? दुर्बल है। क्या है? दुर्बल। दोनों क्या है? दुर्बल। अब ये बताओ, साम्य स्थापित होता है, तो साम्य कहाँ स्थापित होता है? साम्य स्थापित कहाँ होता है? साम्य स्थापित होता है जी भाई साहब, जब जब प्रो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो ऐसी रिएक्शन में साम्य स्थापित होता है। मतलब दुर्बल के लिए साम्य स्थापित होगा, दुर्बल के लिए साम्य स्थापित होगा, क्योंकि दुर्बल में रिएक्टेंट भी बचेगा, प्रोडक्ट भी बचेगा। प्रबल हुआ तो प्रबल तो क्या करेगा? रिएक्टेंट 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट पूर्णतः बन जाएगा, पूरा टूट के। तो तो क्या NaCl की रिएक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं Na++Cl-? गलत। क्यों? क्योंकि भाई NaCl से वापिस NaCl नहीं बनता है, उस रिएक्शन में नहीं बनता है। नमक है जो पूर्णतः घुल जाता है, NaCl बचता ही नहीं है। तो इसके तो 0 बचेगा ना इधर, और ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये इसके रिएक्शन को ऐसे नहीं लिख सकते, इसे अपन लिखेंगे Na++Cl-, क्योंकि ये प्रबल है, पूर्णतः टूटता है ना। तो अपन इसके लिए रिएक्शंस नहीं लिखेंगे। अब देखो NaCl होता है वो 2 तरह का बनता है। प्रबल, देखो प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए साम्य स्थिरांक प्रभाव परिभाषित नहीं होता। किसके लिए? प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए साम्य स्थिरांक
परिभाषित नहीं होता है है ना। तो देखो, अब देखो NaCl दो तरह का होता है। NaCl को अगर अपन पानी में मिलाएं 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी में मिला दें, वाटर ले लें H2O, तो क्या होगा, Na++Cl नेगेटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्वस। ये क्या है, जलीय विलयन बनेगा। क्या बनेगा, जलीय विलयन। लेकिन अगर NaCl सूखा लिया जाए और टेम्परेचर कर दिया जाए 2000 डिग्री सेल्सियस, है ना, 2000 डिग्री सेल्सियस, तो Na++Cl नहीं, इसे कहते हैं गलित अवस्था। क्या कहेंगे, गलित अवस्था। इसमें इसमें नमक का पानी बनता है। क्या होता है, ये तो नमक को पानी में भिगोया, यहाँ नमक का खुद का पानी बना है, ठीक है। ये तो एक्वस अवस्था में है दोनों, लेकिन ये खुद गलित अवस्था में है, ठीक है। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए साम्य स्थिरांक प्रभावित होता है, परिभाषित होता है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, जैसे CH3COOH, तो ये कैसे टूटेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H+। इसके लिए साम्य स्थिरांक कैसे लिखेंगे अपन, K इक्विलिब्रियम, वही प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट का लिखो CH3COO नेगेटिव, है ना, H+। तो ये तो अपन लिखना सीख चुके हैं ना, CH3COOH, ये तो प्रोडक्ट, ये इसका K इक्विलिब्रियम अपना लिखना सीख चुके हैं, ठीक है। तो देखो, HCl तथा CH3COOH दोनों सह संयोजक अणु हैं, लेकिन जलीय विलयन में HCl पूर्णतः आयनित होता है, जबकि CH3COOH बहुत ही कम, लगभग सिर्फ 5 से 10% आयनित होता है। कितना होता है, सिर्फ 5 से 10% आयनित होता है। तो अब अपन को समझ आ चुका है कि अपन को मतलब आयनिक साम्य में साम्य किसका पढ़ना है, हमें साम्य पढ़ना है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का। प्रबल वैद्युत अपघट्यों का तो कोई साम्य होता ही नहीं है। तो अब ना पढ़ना अपन को किसका है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का, ठीक है। इतना अपन को समझ आ चुका है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन देखते हैं अम्ल क्षार सिद्धांत। क्या देखते हैं, अम्ल क्षार सिद्धांत, ठीक है। देखो, अम्ल क्षार सिद्धांत है। अम्ल क्षार सिद्धांत 3 वैज्ञानिकों ने दिए अलग अलग। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पहला अम्ल क्षार सिद्धांत, है ना, कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो पहला आरेनियस वैज्ञानिक आया था। कौन सा आया था, आरेनियस, सबसे पहले आरेनियस। अब आरेनियस ने क्या बताया, कि आरेनियस ने अम्ल की सबसे सीधी परिभाषा दे दी कि अम्ल क्या होते हैं, जो वह पदार्थ जो जलीय विलयन, ध्यान रखना, जलीय विलयन में H+ दे, ठीक है। अब आर्यनेस ने क्या कह दिया, कि जो जलीय विलयन में H+ दे वो क्या है, अम्ल। तो देखो, अगर H कोई भी, ये X क्या है, हेलोजन है। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फिरकल बहराई आंटी। कौन कौन से होते हैं, फिरकल बहराई आंटी। तो HX एक्वस है, तो वो अगर H+ दे, क्या बनाए, H++X-। तो ये H+ क्या है, जलीय विलयन में डूबा हुआ है। क्या है, जलीय विलयन में। इस रिएक्शन को अपन कैसे लिख सकते हैं, HX+H2O इक्वल टू बनेगा H3O++X-। ये क्या है, जल का संगुणित रूप, गुणित अवस्था में हो गया ना, H2 होता है, फिर H3O+ हो गया, है ना। तो और जलयोजित आयन कौन से होते हैं, H+ के जलयोजित रूप कौन कौन से होते हैं, देखो H3O+ हो सकता है, H+ हो सकता है, H5O2+ हो सकता है, H7O3+ हो सकता है। ये सब जल के जलयोजित रूप हैं। तो देखो, अम्ल आर्यनियस के अनुसार क्या है, जो उच्च H+ दे, किसमें दे भाई, वो देना चाहिए जल में। क्या, जल में। अब देखो अब आर्यनियस ने अम्ल को 3 कैटेगरी में बांट दिया। अम्ल पहली बात तो क्या, जलीय विलयन में H+ दे। अब देखो, इसकी कमी क्या है, अगर HCl है, अगर वो जलीय विलयन में नहीं है, जलीय विलयन में नहीं है, तो वो अम्ल है ही नहीं।
अगर HCl जलीय विलयन में नहीं है तो वो अम्ल है ही नहीं। तो इसने क्या किया, इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये इसको माध्यम की आवश्यकता है इसके अम्ल के लिए। तो इसने देखो अम्ल को 3 कैटेगरियों में बांटा। पहली कैटेगरी बांटी इसने एक क्षार की है, क्या एक क्षार की है। दूसरी कैटेगरी बांटनी इसने द्विक्षार की है ना, द्विक्षार की है ना। और तीसरी कैटेगरी बांटी इसने त्रिक्षार की है। देखो ये क्षारकता मैंने समझाई थी कि जो अम्ल जितने H+ देता है वो उसकी क्षारकता होती है। मैंने ये वो मोल वाले चैप्टर में बताया था। देखो अगर H+ देता है तो एक क्षार की है, 2 H+ देता है तो द्विक्षार की है, 3 H+ देता है तो त्रिक्षार की है। तो देखो ये एक H+ आयन देगा, कितना, एक H+ आयन। ये 2 H+ आयन है ना, ये कितना देगा, 3 H+ आयन। अब कौन कौन से होते हैं देखो, HCl ये कितना दे सकता है, एक H+ आयन। HNO3 ये एक H+ आयन। CH3 COOH। अब यहाँ अपन ने इसको क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ अपन दुर्बल प्रबल की बात नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ क्षारकता की बात कर रहे हैं। एक देखो एक हो सकता है HCl है ना, ये। अब देखो इसमें कौन सा होता है H2SO4, एक हो सकता है H3PO3 है ना, ऐसे हो सकते हैं। और इसमें कौन सा हो सकता है जो 3 अम्ल दे, 3 देने वाला होता है H3PO4। इनकी संरचना मैंने तुम्हें बहुत बार बताई है, बहुत बार बताई है। अब देखो वही बात यहाँ पहले सर ने लिखा भी दी है कि H3BO3 क्या आर्यनीयस अम्ल है, आर्यनीयस अम्ल है नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो BO3 की कंडीशन में होता है और ये H+ देता नहीं है, ये जल से H+ निकालता है। क्या करता है, ये जल से H+ निकालता है ना। तो अब आर्यनीयस के अनुसार क्षार क्या होगा, क्षार क्या होगा, क्षार वह होगा जो जलीय विलयन में OH- आयन दे। मतलब अगर कोई ऐसा है जो जलीय विलयन में है ही नहीं तो वो उसके अनुसार क्षार है ही नहीं, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। जैसे कोई MOH है और ये एक्वस है, तो ये जलीय विलयन में क्या देगा, M+ तो धातु बनाएगा क्योंकि क्षार तो धातु से बनती है, और OH नेगेटिव आयन दे रहा है एक्वस, है ना, एक्वस। अब देखो OH- आयन के, अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, OH+ H2O। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, M++ H3O2 नेगेटिव, है ना, क्योंकि H2O में इसे जोड़ेंगे तो यही तो बनेगा। तो देखो OH- के जलीय जित रूप भी हो सकते हैं। OH- के जलीय जित रूप क्या होता है, देखो एक तो होता है H3O2 नेगेटिव, एक होता है H5O3 नेगेटिव, एक H7O4 नेगेटिव। ये क्या है, OH- के जलीय जित रूप है। ठीक है। अब देखो क्षार को भी इसने ऐसे ही बांट दिया, किस आर्यनीयस ने, इसने पहला बोल दिया एक अम्लीय, हमने एक, दूसरा बोल दिया द्विअम्लीय, है ना, तीसरा बोल दिया त्रिअम्लीय। देखो एक अम्लीय जो एक OH- आयन दे, जो 2 OH- आयन दे, जो क्या दे, 3 OH- आयन दे। देखो एक OH- आयन कौन सा देगा, KOH दे सकता है ना, NaOH दे सकता है, CSOH दे सकता है, ये सब, है ना, NH4OH दे सकता है, ये H+ आयन। इसमें क्या हो सकता है, जैसे जो क्षारीय मृदा धातु है ना, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, है ना, FeOH का होल ट्वाइस, ये सभी क्या है, द्विअम्लीय, क्योंकि दो H+ देते हैं। जैसे AlOH का होल थ्राइस, और Fe का एक और वो होता है ना, FeOH का होल थ्राइस, है ना। अब देखो यह सिद्धांत है ना जो सिर्फ और केवल जलीय विलयन पर आयनित होता है, जलीय विलयन पर लागू होता है। मतलब यह जलीय विलयन में किसी पदार्थ की प्रकृति को बताता है कि मतलब जलीय विलयन में वह H+ दे रहा है तो वो अम्ल है, और जलीय विलयन में वह OH- दे रहा है तो वो क्षार है। यह सिद्धांत, जैसे आप देखो HCl अगर गैसीय अवस्था में हो, HCl गैस में है तो यह नहीं बता सकता। NH3 अमोनिया की गैस होती है, वो भी एक क्षार होती है, ये उसको नहीं बता सकता। इनके बारे में यह प्योर 100% प्योर H2SO4 की प्रकृति नहीं बता सकता, क्योंकि मीडियम है ही नहीं यहाँ पर, चलिए मीडियम है नहीं, तो इसकी लिमिट क्या है, वाटर सॉल्यूशन। क्या है, वाटर सॉल्यूशन,
इसके लिए वाटर सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है और इस सिद्धांत की कमी को दूर करने के लिए आए अपने ब्रोंस्टेड-लॉरी। क्या? ब्रोंस्टेड-लॉरी आए। कौन आए? ब्रोंस्टेड-लॉरी। देखो, ब्रोंस्टेड-लॉरी ने इस चीज़ को दूर किया। क्या? ये जलीय विलयन की प्रकृति वाला सिस्टम था ना, इसे कम किया। तो इसने कौन सा सिद्धांत दिया? संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत दिया और इसे एक और नाम से बोलते हैं प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत, क्योंकि इसमें प्रोटॉन H+ का क्या होता है? विनिमय होता है। ठीक है, तो इसमें अम्ल, ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार अम्ल क्या है? ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है, यानी पदार्थ या प्रजाति कह सकते हैं। इसने पदार्थ को क्या कहा? प्रजाति कहा। यानी वह पदार्थ, और इसके अनुसार पदार्थ क्या है? प्रजाति। यह है प्रजाति, वह प्रजाति जो प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है H+ को अपन प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति रखती हो, वह प्रजाति जो प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति रखे। चाहे देखो, इसने बस जलीय विलयन को हटा दिया, बाकी सब कुछ RNA का है। इसमें क्या है? इसने जलीय विलयन को हटा दिया। ठीक है, और इसने एक क्षार में थोड़ा चेंज किया। इसने क्षार को बोला कि वह प्रजाति, इसने पदार्थ नहीं बोला है, कोई तत्व नहीं बोला है, इसने प्रजाति बोला है। इसका एक मेन कारण भी था, है ना। इसने बोला है कि वह प्रजाति जो प्रोटॉन यानी H+G को ग्रहण करे। इसके अनुसार कोई भी OH नेगेटिव देने वाला क्षार नहीं है। इसने OH नेगेटिव देने वाली बात कही नहीं है, तो इसके सिद्धांत में कहीं भी अपन OH नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे। देखो, अपन को क्वेश्चंस करने हैं, ना कि अपन को थ्योरी लिखनी है या कोई थीसिस लिखना है। अपन को क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस सिद्धांत के अनुसार होंगे। सिद्धांत गलत है तो अपन को भी सोच गलत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस अपन को क्वेश्चन उस सिद्धांत के अनुसार सही करना है। समझ गए, है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन कहते हैं कि NaOH OH- देता है, तो क्या यह ब्रोंस्टेड-लॉरी क्षार है? नहीं है भाई, नहीं है। क्यों? क्योंकि NaOH क्षार है ही नहीं। ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार, ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार Na+ क्षार है। नहीं, ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार NaOH क्षार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये H+ ग्रहण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये NaOH H+ ग्रहण कर ही नहीं सकता, तो ये क्षार नहीं है। ठीक है, तो देखो, इसके अनुसार प्रोटॉन, प्रोटॉन दाता क्या है? अम्ल, और प्रोटॉन ग्राही क्या है? क्षार। बस इस सिद्धांत का मेन मोटो यही है। ठीक है, तो अब देखो, अब मान लो HCl है। HCl क्या है? HCl क्या है ये अपन को पता नहीं है इस सिद्धांत के अनुसार। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये H+ देखे और Cl नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, अब ये क्या है? अब इसने H+ दिया तो क्या है? अम्ल। ठीक है, अब एक बात समझो, Cl नेगेटिव को अगर अपन H+ दें तो ये बना देगा HCl। तो इसने क्या कहा? जो प्रोटॉन ग्राही है वो क्या है? क्षार। तो भाई ये तो क्षार हो गया ना, क्षार। ये क्षार है इसके अनुसार। देखो, और
आर्यनियस ने नहीं कहा था कि Cl नेगेटिव क्या है, उसने वो नहीं बता पाया, लेकिन इसने बता दिया कि Cl नेगेटिव क्या है, ये क्षार है, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। तो देखो, अम्ल से कोई क्षार बने, अम्ल से कोई क्षार बने तो उसे बोलते हैं संयुग्मी क्षार। क्या बोलते हैं? संयुग्मी क्षार। क्यों? क्योंकि अम्ल का संयुग्मी क्या होता है? क्षार। ठीक है, अब देखो एक और रिएक्शन देखो, NH3+H+, इसने बना दिया NH4+। तो देखो NH3 ने H+ ग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो गया? क्षार। और क्षार का संयुग्मी बना क्या? ये क्या बना है? संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल क्या बना है? संयुग्मी अम्ल। ठीक है, अम्ल। अब देखो क्यों? क्योंकि देखो NH4 पॉजिटिव है, ये क्या कर सकता है? ये NH3 बना सकता है और H+ दे सकता है, मतलब इसने H+ दिया तो ये क्या हो गया? अम्ल। और ये बना किससे है? ये क्षार क्षार के एक H+ ग्रहण करने से बना है, तो ये क्या हो गया? संयुग्मी अम्ल। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि भाई ये NH4 से संयुग्मी अम्ल ही है। अगर NH3 से बन रहा है कोई रिएक्शन में तो ये संयुग्मी क्षार है, अम्ल है। अब इस रिएक्शन के लिए ये क्षार है और ये अम्ल है, अम्ल क्योंकि H+ दे रहा है ना, ये अम्ल है और ये संयुग्मी क्षार है। इस रिएक्शन के लिए अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये रिएक्शन दी जाए तो ये अम्ल कहलाएगा और ये संयुग्मी क्षार कहलाएगा, क्योंकि यहाँ अम्ल पहले से ही बना बनाया है ये, तो इसका संयुग्मी क्षार है। मतलब सीधी सी बात है, इस सिद्धांत के अनुसार कोई अम्ल है और अम्ल H+ दे रहा है, अम्ल में से H+ निकाल दो, अम्ल में से अपन ने H+ निकाल दिया तो जो बचा है वो होगा संयुग्मी क्या? क्षार। अगर क्षार है कोई भी क्षार हो XYZ, इसके अनुसार इसने इसीलिए तो प्रजाति कहा, क्योंकि इसमें कोई पदार्थ फिक्स नहीं है। जैसे HCl अम्लीय है, ये फिक्स नहीं है, इसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं है, इसलिए इसने प्रजाति कहा। ठीक है, इसके प्रजाति कहने का कारण यही है। तो देखो कोई भी क्षार है, अगर वो कोई भी क्षार में अगर अपन H+ जोड़ दें, कोई भी क्षार है, जैसे ये क्षार है, ये क्षार है, इसमें अपन ने H+ दे दिया तो ये बना है इसका संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल, ये संयुग्मी अम्ल कोई फिक्स नहीं है, संयुग्मी अम्ल फिक्स नहीं है, ये उस रिएक्शन के हिसाब से है। वो सिर्फ संयुग्मी अम्ल क्षार सिर्फ एक रिएक्शन के लिए है, इसका जो बनेगा वो होगा संयुग्मी अम्ल। और ये जो संयुग्मी अम्ल क्षार है सिर्फ एक रिएक्शन के लिए है, उस वैलिड रिएक्शन के लिए। जो वैलिड रिएक्शन है ना, दी हुई रिएक्शन है अपने पास, जो भी अपनी वैलिड रिएक्शन है उसके लिए है। किसके लिए है? सिर्फ उस वैलिड रिएक्शन के लिए। मैंने बताया कि जैसे अगर अपन को कोई रिएक्शन दे रखी है H++C तो हकीकत में अपन को बताया HCl अम्ल है, लेकिन यहाँ पर क्षार क्या है? ये क्षार है, क्योंकि ये वैलिड रिएक्शन है अपने लिए अपन को काम इस रिएक्शन पर करना है ना, काम इस रिएक्शन पर करना है। तो क्षार H+ ले रहा है, यानी क्षार है जो H+ ले रहा है। देखो पहली बात तो ये H+ ले रहा है इसलिए क्षार है। अब इसमें से H+ जोड़ के जो बना हो क्या है? उसका संयुग्मी अम्ल। तो यहाँ पर ये क्या है? संयुग्मी अम्ल। देखो वैलिड रिएक्शन के लिए काम करना है अपन को। देखो इसीलिए तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ब्रोंस्टेड लॉरी का, लेकिन अपन को अगर इसे उस वैलिड रिएक्शन के लिए देखा जाए तो बहुत आसान है। देखो जो H+ ले रहा है वो तो क्षार है, जो H+ दे रहा है वो अम्ल है, और जो ले दे के बन रहा है वो संयुग्मी है। वो जो ले दे के बन रहा है ना वो संयुग्मी है। अब देखो यहाँ पर सर ने बहुत सारा, देखो एक बात और लिखा रखी है सर ने। क्या बात है? देखो जो बात है ना वो इतनी सी है कि देखो अपन को पता है कि अम्ल का बनेगा क्या? क्षार। और क्षार अम्ल का संयुग में क्या बनेगा? संयुग में, है ना, ये संयुग में क्या बनेगा? क्षार। और क्षार का संयुग में क्या बनेगा? अम्ल। लेकिन एक बात और होती है, अगर कोई दुर्बल चीज है दुर्बल, तो उसका संयुग में बनेगा ना वो होगा प्रबल। क्या होगा? प्रबल। अगर कोई प्रबल है तो उसका संयुग में क्या बनेगा? दुर्बल।
ये वाली बातें याद रख लेना, ये अपन को काम देगी। अगर कोई चीज़ प्रबल है तो उसका संयोग में दुर्बल बनेगा, कोई चीज़ दुर्बल है तो उसका संयोग में प्रबल होता है। ठीक है, अब अपन को देखो ये सब देखो सर ने लिखा रखे हैं, क्या लिखा रखे हैं कि देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट, देखो अम्ल है और अम्ल का संयोग में क्षार दे रखा है, HF अम्ल है, इसका संयोग में क्षार क्या है F माइनस, H2SO4 अम्ल है, इसका संयोग में क्या है HSO4 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव है, इसका संयोग में क्या है ये, इसका संयोग में ये, इसका संयोग में ये। अब देखो NH3 दे दिया है यहाँ पर, NH3 अम्ल है, NH3 अम्ल है क्या, NH3 है जो अम्ल है क्या बताओ, NH3 अम्ल नहीं है, NH3 अम्ल नहीं है। अब जब NH3 अम्ल है ही नहीं तो ये अम्ल बन कैसे गया, NH3 तो क्षार होता है, अपन को पता है कि भाई जो NH3 होता है वो क्षार होता है, क्या होता है NH3 होता है जो क्षार होता है, अपन को पता है। लेकिन NH3 यहाँ पर एक H प्लस दे रहा है, तो ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार जो H प्लस दे वो क्षार, वो जो H प्लस दे वो अम्ल, और अम्ल से बना उसका संयुग्मी क्षार NH4 प्लस क्या है, H प्लस दे रहा है तो ये अम्ल है, और अम्ल से बना ये क्या हो गया इसका संयुग्मी क्षार। अब देखो यहाँ पर ये संयुग्मी क्षार बन गया, यहाँ पर ये अम्ल बन गया, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। अपन को उस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन दे रखी है, जो चीज़ दे रखी है, उसके लिए अपन को कैलकुलेट करना है कि वो अम्ल है कि क्षार है। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो H प्लस दे वो अम्ल, H प्लस ले वो क्षार, और H प्लस लेने देने के बाद जो बने, जैसे इसने देखो H प्लस देने के बाद क्या बना NH3, तो ये देने के बाद बना, तो संयुग्मी क्षार। इसमें क्या है लेने, इसमें भी देने के बाद बना तो संयुग्मी क्षार। अब देखो इधर इधर NH3 है, NH3 इधर NH3 है, ये इससे ये एक H प्लस लेने के बाद बन रहा है, तो जब ले रहा है तो क्षार है, और लेने के जो बाद जो बना वो संयुग्मी अम्ल हो गया। तो ऐसे सर ने देखो ये एग्जांपल्स लिख रखे हैं, तो अपन को लेने देने पर काम करना है ब्रोंस्टेड लॉरी पर, और यही है ब्रोंस्टेड लॉरी की पूरी आत्मकथा। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन इसके, है ना। जैसे देखो NH3 है, NH3, अब NH3 क्या कर रहा है, NH3 और H2O दोनों को आपस में मिलाया, ठीक है, दोनों को आपस में मिला दिया, है ना। अब देखो, अब इनसे रिएक्शन क्या बनेगी, इसका बनेगा NH4 प्लस। अब देखो NH3 ने एक प्लस H प्लस लिया, NH3 एक H प्लस लेके बना रहा है ये। अब NH3 H प्लस ले रहा है तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह। अब इस क्षार का बना क्या है, संयुग्मी अम्ल, ऐसे अपन को याद रखना है, क्या बना है, संयुग्मी अम्ल बना है, संयुग्मी अम्ल। अब H2O है, अब इसका क्या बन गया, OH नेगेटिव। अब H2O ने क्या किया है, H प्लस दान किया है, H2O ने क्या किया है यहाँ पर H प्लस दान किया है, तो ये क्या है, अम्ल, और अम्ल का बना क्या है यहाँ पर, संयुग्मी में क्षार। ऐसे अपन को याद रखना है, तो एक एक वैलिड रिएक्शन के लिए, इसके लिए इसका, इसके लिए इसका, ऐसे याद रखना है अपन को। और देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, देखो NH3, इस रिएक्शन में NH3 और NH4 क्या है, ये क्षार है और ये अम्ल है, तो ये क्या है, संयुग्मी अम्ल क्षार है। ये क्या है, संयुग्मी अम्ल क्षार का क्या है, पेयर है, पेयर या युग्म है, क्या है, युग्म, है ना। ऐसे ही H2O और OH नेगेटिव क्या है, संयुग्मी अम्ल क्षार का युग्म या पेयर है ना। संयुग्मी अम्ल क्षार का युग्म या पेयर है। अब ऐसे एक रिएक्शन देखो HCl है और इसकी रिएक्शन करा दो अपन H2O से। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि Cl नेगेटिव बनेगा प्लस एक बनेगा H3O प्लस। अब देखो इसने H प्लस आ गया तो ये क्या हो गया, अम्ल। अब अम्ल का संयुग्मी क्या होता है, क्षार, तो यह है इसका संयुग्मी क्षार। ये क्या है, इसका संयुग्मी क्षार। और H2O ने H प्लस लिया तो यहाँ क्या कर रहा है, ये क्षार, और ये क्या बना है, इसका संयुग्मी अम्ल। अब देखो दोनों रिएक्शन में H2O, देखो एक में तो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है H2O, एक में क्षार की तरह व्यवहार करता है, अर्थात कांस्टेंट लॉरी के अनुसार H2O की कोई भी चीज फिक्स है ही नहीं, वो अम्ल और क्षार
दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। अब यह है भी हकीकत में दोनों की तरह व्यवहार कर भी रहा है ना, कर भी रहा है ना। तो देखो आरएनएस के अनुसार H2O क्या है, आरएनएस के अनुसार H2O क्या है, सिर्फ और सिर्फ विलायक है। क्या है? विलायक, जिसमें खोल के अपन H+ और OH- देने वालों के आधार पर अपन बता सकते हैं कि वो क्षारीय अम्ल है। इस कांस्टेंट लॉ के अनुसार H2O क्या है, ना तो अम्ल है ना क्षार है, कुछ भी नहीं है H2O, यह दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। अब देखो एक एक टर्म पढ़ते हैं अपन, यहाँ टर्म पढ़ते हैं एक उभय प्रोटिक। क्या? उभय प्रोटिक है ना, उभय प्रोटिक। देखो यहाँ पर अपन एक टर्म पढ़ते हैं और वो टर्म क्या है, उभय प्रोटिक। क्या टर्म है? उभय प्रोटिक। क्या टर्म है? उभय प्रोटिक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्फी प्रोटिक्स, एम्फी प्रोटिक्स। इसका मतलब क्या है? वह प्रजाति जो प्रोटॉन दान तथा ग्रहण दोनों कर सके। यानी कोई एक प्रजाति है, कोई भी एक प्रजाति है, ये प्रजाति H+ दे भी सके, यानी ये H+ लूज भी कर सकती है और ये H+ ले भी सकती है। ऐसी प्रजाति जो H+ ले भी सकती है और H+ दे भी सकती है, तो ऐसी प्रजाति क्या होती है? उभय प्रोटिक। जैसे देखो H2O H+ दे के क्या बना सकता है? H+ दे के OH- बना सकता है। ये H+ लेके क्या बना सकता है? ये H+ लेके क्या बना सकता है? भाई साहब ये H+ लेके H3O+ बना सकता है, बना सकता है। हाँ, तो ये क्या है? ये उभय प्रोटिक है। क्या है? उभय प्रोटिक है। क्या है? उभय प्रोटिक। ठीक है, अपन समझ चुके हैं इस बात को। ठीक है, अब देखो, अब अब देखो NH3 है, NH3 एक H+ दे के क्या बना सकता है? NH2-। अब देखो NH2- और ये एक H+ लेके NH4-। अब देखो ये एक H+ ले रहा है, मतलब H+ ले रहा है, तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? क्षार की तरह। और ये H+ दे भी रहा है, तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? अम्ल की तरह। तो जो उभय प्रोटिक होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जैसे HSO4-, एक H+ लेके क्या बना देगा? H2SO4, और एक H+ देके क्या बना देगा? SO4-2। तो ये भी एक उभय प्रोटिक है ना, उभय प्रोटिक है। देखो HCO3-, SCO3-, एक H+ देखे क्या बना देगा? CO3-, और एक H+ लेके क्या बना देगा? ये H2CO3 बना रहा है ना। हाँ, तो देखो ये H+ लेके इसे बना रहा है, तो ये क्या है? संयुग्मी अम्ल है ना। ये इसे H+ देके बना रहा है, तो ये क्या है? संयुग्मी क्षार। और ये ऐसे अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, बहुत से होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई आगे भी बना देते हैं, जैसे H3PO4 है, H3PO4, ये एक H+ देके क्या बना देगा? H2PO4-। क्या बना देगा? H2PO4-। ये एक बार और H+ दे सकता है, क्या बना देगा? HPO4-, ये एक बार और H+ दे सकता है, तो ये क्या बना देगा? PO4-3। अब आगे H+ नहीं दे सकता, आगे H+ नहीं दे सकता। तो इसमें उभय प्रोटिक कौन कौन है? ये जो बीच में आता है ना, वो दोनों, ये दोनों क्या है? उभय प्रोटिक। ये दोनों क्या है? उभय प्रोटिक है ना। ये क्या है? सिर्फ अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ H+ दे सकता है, ले थोड़ी रहा है। नहीं, ये क्या है? क्षार है। अब ये क्षार क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ H+ ले सकता है, दे नहीं सकता। तो ये केवल क्षार है, ये केवल अम्ल है। ये वाली बात अपन को याद रखनी है। ठीक है, अब अब अपन स्वप्रोटोनीकरण देखते हैं। क्या? स्वप्रोटोनीकरण।
अब अपन क्या देखते हैं, प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण। देखो स्वप्रोटोनीकरण क्या होता है कि मतलब H2 है और एक और H2O से रिएक्शन करें तो इसमें क्या बना सकता है, ये एक H3O प्लस प्लस OH नेगेटिव क्या बना दिया, OH2। अब इसमें ये H2O ने क्या बना दिया, इसने H प्लस ग्रहण किया है, H प्लस लिया है तो ये क्षार की भांति, और ये क्या है, इसका संयुग्मी अम्ल। इसने H प्लस दिया है तो ये अम्ल की भांति, और इसने ये क्या बनाया है, संयुग्मी क्षार। तो ये क्या है, अब इस रिएक्शन को ऐसे लिखे 2H2O, तो इसने H3O प्लस प्लस H नेगेटिव, ये क्या है, OH नेगेटिव। तो ये क्या बना है, ये इसने खुद का ही प्रोटोनीकरण कर दिया, खुद को ही मतलब H प्लस दे दिया। एक जल ने खुद नहीं H प्लस ले लिया ना, इस रिएक्शन में खुद नहीं H प्लस लिया है इसने, इसने खुद ने H प्लस लेके H3O प्लस बना दिया, खुद ने ही खुद को H प्लस दे दिया। ऐसे ही अपन देखो अमोनिया होता है NH3 प्लस NH3 करते हैं ना, NH3, तो इसने क्या करता है कि ये NH4 प्लस प्लस NH2 नेगेटिव बना देता है ना, NH2 नेगेटिव बना देता है, और ये 2NH3, ये क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। अब इसमें देखो एक ने तो H प्लस ले लिया तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह, और ये क्या बनाया, इसका संयुग्मी अम्ल। इसने H प्लस दिया है तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की, और ये इसका क्या बनाया, संयुग्मी क्षार। तो ये स्वप्रोटोनीकरण हो गया। देखो अब दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, अगला है लुईस अभिधारणा, है ना। लुईस अभिधारणा अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम हो गया है 7 फिक्स, है ना, तो अपन अब कल पढ़ेंगे।